जाति अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, जबकि वर्ग लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो इसको स्पष्ट करना है अपन को। तो है जाति जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। यह प्रदत्त स्थिति पर आधारित है। इसमें जन्म आधारित निश्चित एवं प्रतिबंधित व्यवसाय होते हैं। जाति में असमानता आधारित विशेषाधिकार और निर्योग्यताएं पाई जाती हैं। जाति में स्वतंत्रता समानता का अभाव है। जाति व्यक्तित्व सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसरों को सीमित करती है। वर्ग लोकतांत्रिक अवधारणा है क्योंकि यह स्वतंत्र समानता बंधुत्व पर आधारित खुली व्यवस्था है। इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। वर्ग का निर्धारण शिक्षा आय व्यवसाय जैसे प्रगतिशील कारकों के आधार पर होता है। इसमें अर्जित परिस्थिति है तथा खुले व्यवसाय हैं। यह सभी को योग्यता और कार्य आधारित सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान करता है। फिर है एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो है एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का संदर्भ भारतीय समाज में और संस्कृति में 150 वर्ष के औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप हुए बदलाव से है। पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या हैं? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा आयातित एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन है। तो अंग्रेजों द्वारा आयातित एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन है। भारतीय जनजीवन के विविध पक्षों को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय अवधारणा है। फिर व्यक्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित किया है। पश्चिमीकरण नैतिक दृष्टिकोण से तटस्थ अवधारणा है। इसका अच्छे और बुरे से संबंध न होकर परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी पर समान रूप से नहीं पड़ता और जटिल अवधारणा है, आकलन करना कठिन है। पश्चिमीकरण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक पक्ष को आंशिक रूप से प्रभावित करता है तो उसी अवधि में उसके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष को इससे अप्रभावित रह सकता है। ठीक है, तो क्या है, इस पे समान रूप से किसी पे असर नहीं पड़ता। जटिल अवधारणा है, आकलन मुश्किल है और ये अच्छे बुरे का नहीं बता के बल्कि परिवर्तन को दर्शाता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। बहुस्तरीय अवधारणा है और विविध पक्षों को करता है और ये सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे पक्षों को इसने इफेक्ट किया है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन कि जनजाति पंचशील को समझाइए तथा जनजाति कल्याण हेतु केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम बताइए। तो वेरियर एल्विन ने ट्राइबल पार्क नीति यानी अलग थलग रखना पर बल दिया। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत को जनजातीय पंचशील कहा जाता है। इसमें जनजातियों की बुद्धि चेतना के अनुरूप विकास करना, भूमि और वन पर जनजातियों के अधिकारों का सम्मान करना, जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन करना। तो इनको अलग रखने पे बल दिया है। उनकी उनकी बुद्धि और उनकी चेतना के अनुसार उनका विकास, उनकी भूमिका और उनके अधिकारों का सम्मान और उनकी भाषाओं को प्रोत्साहन। ठीक है, तो सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं? तो इसमें वन बंधु कल्याण योजना, तो वन है उनके बंधु हैं, उनकी कल्याण करना है योजना है। फिर जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति। फिर जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, तो जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री वन धन योजना। तो वन वन बंधु कल्याण योजना अलग है, प्रधानमंत्री वन धन योजना अलग है। फिर ट्राइफेड योजना, फिर है लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो लघु उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर है राजस्थान सरकार की योजनाएं कौन सी हैं? तो बहुउद्देश्य जनजाति विकास खंड 1955, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच 18 जिलों के 44 खंडों में लागू की गई। जनजातीय छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। फिर इसमें जनजाति विद्यार्थियों को रिसर्च फेलोशिप, शहरिया महिला नर्सिंग प्रशिक्षण प्रशिक्षण योजना, तो शहरिया महिलाओं को नर्सिंग प्रशिक्षण योजना है। फिर कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। फिर वनवासी आदिवासी सशक्तिकरण योजना, फिर है आदिवासी शिक्षा ऋण योजना।
फिर है सोशियोलॉजी से क्या समझते हैं। तो सोशियोलॉजी के अंदर तलाक के बढ़ते चलन के कारण भारतीय समाज का परंपरागत ताना वाना बिखर गया है। व्याख्या कीजिए। तो मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में जब विवाह अवधारणा का उदय हुआ था तो समाज नाम की संस्था द्वारा कड़े नियम लागू किए गए जिसमें तलाक को रोकने के प्रयास समाहित थे सॉरी। लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर तलाक होना सामान्य हो गया है, जिसके मुख्य कारण है। पहला, संयुक्त परिवार की कमजोर अवधारणा अवधारणा का कमजोर होना। दूसरा, मानसिक स्थिति भिन्न होना, पति पत्नी की मानसिक स्थिति भिन्न होना। फिर मद्यपान व मादक पदार्थों का सेवन। फिर अंतर धार्मिक विवाह, ठीक है। फिर एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति। और है पाश्चात्य संस्कृति, टेलीविजन, मोबाइल का बढ़ता प्रभाव। फिर गया है। तो इसके साथ ही दहेज व घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं को संरक्षण। तो किससे? दहेज से और घरेलू हिंसा से प्रताड़ित जो महिलाएं हैं उनको संरक्षण देने के लिए वो क्या है, अपनी सरकार ने क्या लाए हैं, एक्ट लाए हैं। जैसे आईपीसी 498 धारा, आईपीसी की धारा 498 और हिंदू विवाह अधिनियम धारा 24। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24-25 के कारण भी क्या है, तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मार से पीटते हैं तो फिर तलाक ले लेती हैं। ठीक है। फिर मादक पदार्थ का सेवन व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी खोखला कर रहा है। टिप्पणी कीजिए। तो मादक पदार्थ व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है, साथ ही व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, जैसे आत्महत्या, अधिक अत्यधिक क्रोध, निराशा की स्थिति आदि। व्यक्ति के परिवार व दोस्तों के साथ संबंधों में भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखो ये क्या है, व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। तो व्यवहार को अपन ने कैसे प्रभावित करवाया, देखो आत्महत्या, अत्यधिक क्रोध, निराशा। फिर उसके साथ क्या है, उसके भावनात्मक जो संबंध है उनमें भी समस्याएं आ गई दोस्तों और परिवार के साथ। फिर आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति विभिन्न शारीरिक समस्याओं जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और क्षय रोग, कैंसर आदि बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। मादक पदार्थ का व्यापार एक आपराधिक गतिविधि है तथा समाज में फैल रहे उग्रवाद, नक्सलवाद आदि के वित्त का स्रोत है। तो जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। तो अब इसमें और चीज क्या आ गई, तो पहला तो देखा व्यवहार को उसको इफेक्ट कर रहा है जिसके कारण उसके संबंध खत्म हो रहे हैं। फिर दूसरा अब देखा कि बीमारियां हो रही है जिसके कारण और वो बीमारियां से जो मादक बीमारियां तो हो ही रही हैं, फिर मादक पदार्थ जो खरीद रहा है उसका वित्त जा रहा है कहाँ पे, गत- अ- उग्रवाद, नक्सलवाद को वित्त स्रोत करने के लिए, ठीक है, जिससे राष्ट्रीय एकता भी कमजोर हो रही है। फिर मादक पदार्थों के सेवन का आदतन व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, जिससे समाज में महिलाओं, बच्चों शोषण की के खिलाफ शोषण की घटनाएं, हत्या, चोरी में वृद्धि हो रही है। ठीक है। अतः ये सब फिर वही है, कह देंगे मादक पदार्थ का सेवन व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी खोखला कर रहा है। तो हो गया ये खत्म। फिर है संस्कृतिकरण, द्विज जातियों की और निर्देशित एक परिवर्तन है। तो संस्कृतिकरण एक परिवर्तन है जिसमें निचली जाति, उच्च जाति के रीति रिवाजों, मान्यताओं और जीवन शैली को अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य जाति पदानुक्रम में एक समूह को ऊपर उठाना जो अक्सर आर्थिक या राजनीतिक प्रगति से जुड़ा है। और इस प्रक्रिया में निचली जाति का जन्म दो बार हुआ है, एक संस्कृतिकरण से और एक पहले उसके बाद होता है। तो एक संस्कृतिकरण से पहले और एक उसके बाद। ठीक है। फिर नशा मुक्त भारत अभियान क्या है? तो नशा मुक्त भारत अभियान है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा है, पहले तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा देश में नशीली दवाओं के उपयोग के मामले में 272 सबसे सुभेद जिलों के लिए शुरू किया था। तो किसके लिए? जो देश के सबसे सुभेद जिले हैं 272। फिर तो उपयोग के मामले, वापस पढ़ता हूँ। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्यायालय मंत्रालय द्वारा देश में नशीली दवाओं के उपयोग के मामले में 272 सूबेद जिलों के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाना, समुदायों को शामिल करना, जरूरतमंद लोगों की पहचान करना, चिकित्सा सुविधाओं को जियो टैग करना और सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का बढ़ाना है। फिर अगला है राजस्थान सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए उठाए गए 4 उपायों को बताइए। तो पहला, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, घर से दूर रहने वाले स्नातकोत्तर के लिए 2000 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप। तो घर से दूर रहने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर
के लिए 2,000 रुपए की प्रति माह स्कॉलरशिप। फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो एसटी आबादी के बीच बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी पर 31,000 की सहायता का प्रावधान। तो पहली होगी अंबेडकर डीबीटी वाउचर, दूसरी होगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। फिर तीसरी है बीपीएल एसटी परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, तो अपन वो एकलव्य आवासीय विद्यालय कर देंगे इसमें, ठीक है। और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें 8 जनजातीय क्षेत्र में तीव्र और सतत विकास लाना। फिर जयराम पेशा कानून पर टिप्पणी कीजिए। तो जयराम पेशा कानून 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। इसमें मीना जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित किया गया। इसने उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए और प्रत्येक वयस्क पुरुष मीना को समय-समय पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया। 1952 में जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी क्षेत्र में मीना क्षेत्रीय सभा के आंदोलन के बाद जयराम पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया। आधुनिकता को एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में समझाइए। तो आधुनिकता का तात्पर्य स्थानीय से सार्वभौमिक दृष्टिकोण में बदलाव, भावनाओं और पवित्रता पर उपयोगिता और आधुनिकता का तात्पर्य स्थानीय से सार्वभौमिक दृष्टिकोण में बदलाव, भावनाओं और पवित्रता पर उपयोगिता और विज्ञान को प्राथमिकता देना। तो भावना और पवित्रता के स्थान पे अपन को किसको, उपयोगिता और विज्ञानवाद को प्राथमिकता देना। फिर यह समूह के स्थान पर व्यक्ति, जन्म के स्थान पर विकल्प और भाग्यवाद पर प्रभुत्व और चुनी हुई पहचान पर जोर देता है। तो भाग्यवाद पर प्रभुत्व और चुनी हुई पहचान पर जोर देता है। फिर है दशकों पहले अवैध बनाए जाने बावजूद दहेज का खतरा आज भी बना हुआ है। उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। तो इसका कैसे दें, 1961 के दहेज निषेध अधिनियम द्वारा इस प्रथा को अपराध घोषित करने के बावजूद 95% भारतीय विवाहों में दहेज वर्ग, वित्तीय, शैक्षिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। वैवाहिक नियम, जातीय अंतर विवाह और गोत्र बहिर्विवाह साथी के चयन को सीमित करते हैं, जिससे दहेज की मांग बढ़ती है। फिर पितृसत्तात्मक मानदंड, लैंगिक असमानताएं और पुरुष प्रभुत्व दहेज की अपेक्षाओं को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर आर्थिक असमानता, सामाजिक आर्थिक अंतर वित्तीय सुरक्षा के कथित रूप में दहेज को बढ़ावा देता है। सफेद पोश पेशेवरों के बीच दहेज की रकम बढ़ी है। स्थिति का प्रतीकवाद, दहेज सामाजिक स्थिति का प्रतीक है, विशेष रूप से जाति और वर्ग के बीच इसकी दृढ़ता को मजबूत करता है। अप्रभावी प्रवर्तन, कानूनी उपायों के बावजूद ढीला प्रवर्तन दहेज को जारी रखने में सक्षम बनाता है। फिर दृष्टिकोण, बाधाएं, प्रचलित सामाजिक दृष्टिकोण दहेज उन्मूलन के प्रयासों में बाधा डालते हैं। फिर मौजूद कानून को सार्थक बदलाव और क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रयासों की जरूरत है। तो मौजूदा कानूनों में सार्थक बदलाव और क्रियान्वयन, ठीक है। फिर जाति और वर्ग में अंतर, तो जाति का वर्ग समाज और सामाजिक और आर्थिक स्थिति से निर्धारित होता है। जाति जन्म निर्धारित होती है। वर्ग सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता को ऊपर उठाने और प्रगति में अधिक गतिशील होने की अनुमति देता है। सामाजिक गतिशीलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती जाति में, और अधिक स्थिर है और कोई व्यावसायिक गतिशीलता नहीं है। वर्ग अपने रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और परंपराओं से बंधा नहीं होता। रीति रिवाज पालन करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है जाति के अंदर। फिर वर्ग व्यवस्था राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य नहीं करती। जाति व्यवस्था एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करती है। बिगड़ी हुई समानता एक विशिष्ट विशेषता है और जाति में संचयी असमानता इसकी विशिष्ट विशेषता है। फिर एम एन श्रीनिवास पश्चिमीकरण को कैसे परिभाषित करते हैं। तो एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण को ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। यह शब्द विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों, प्रौद्योगिकी, संस्थानों, विचारधारा और मूल्य को सम्मिलित करता है। फिर सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। तो सांप्रदायिकता क्या है?
सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने समुदाय धर्म के प्रति गहरी निष्ठा और अस्वस्थ लगाव रखता है, तो जो दूसरों के साथ असंगति की भावना पैदा करता है। इससे असहिष्णुता, घृणा बढ़ती है। तो कैसा रखता है? गहरी निष्ठा और अस्वस्थ लगाव। फिर असहिष्णुता और घृणा बढ़ती है। इस प्रकार समाज विभाजित होता है। उदाहरण 1989 में कश्मीरी पंडित पर हमला, 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। फिर हाथीबाड़ा क्या है? तो हाथीबाड़ा यह भील जनजाति के बीच एक अनोखी वैवाहिक परंपरा है जिसमें पीपल, सागौन और बांस के पेड़ों को हरज और लाड़ी। तो क्या है? एक अनोखी वैवाहिक परंपरा है जिसमें पीपल का, सागवान का और बांस के पेड़ों को हरज और लाड़ी पति पत्नी के साथ आने का गवाह माना जाता है। तो क्या है? पेड़ों को हरज और लाड़ी के साथ आने का गवाह माना जाता है। इस गठबंधन को हाथीवाड़ा कहा जाता है। फिर है 19वीं 20वीं सदी के दो संगठनों के नाम बताइए जिन्होंने निचली जातियों के उत्थान के लिए काम किया है। तो पहला है ज्योतिबा फूले का सत्य शोधक समाज, 1873 में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ निचली जातियों, अछूतों और विधवाओं की मुक्ति के पक्ष में था। फिर है SNDP योगम, तो श्री नारायण गुरु स्वामी ने 1903 में कौन सा है? अजवाओं, क्या है यार ये, छावाओं के बीच इसकी स्थापना की, जिसे जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्हें शिक्षा और मंदिरों में प्रवेश से वंचित था। फिर सुगम्य भारत अभियान के 3 घटकों को लिखिए। तो इसे विकलांग व्यक्तियों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2015 में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट के द्वारा साइड से, ठीक है। फिर सुगम्य भारत अभियान के 3 घटक, तो इसमें निर्मित पर्यावरण तक पहुंच, तो निर्मित पर्यावरण तक पहुंच, परिवहन प्रणाली तक पहुंच और सूचना और संचार इकोसिस्टम तक पहुंच। तो 3 घटक क्या है? निर्मित पर्यावरण तक पहुंच, परिवहन प्रणाली तक पहुंच और सूचना और संचार इकोसिस्टम तक पहुंच। फिर जाति संस्था पर उपनिवेशीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का पता उत्तर वैदिक काल में लगाया जा सकता है, जो गुप्त काल के समय और बदतर हो गई, लेकिन वर्तमान स्वरूप में श्रेय उपनिवेशिक काल को अधिक दिया जा सकता है। देश भर में विभिन्न जातियों के रीति रिवाज और तौर तरीकों पर व्यवस्थित और गहन सर्वेक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट की गई, जिससे जाति व्यवस्था का अधिक औपचारीकरण और संस्थागतकरण हुआ। फिर जाति में पदोन्नति को मान्यता प्रदान की गई। 1901 की जाति जनगणना में सामाजिक पदानुक्रम पर जानकारी एकत्र की। लोगों ने धार्मिक और अन्य ग्रंथों का उपयोग करके जाति की उच्च स्थिति को साबित करने की कोशिश की। अधिक कठोरता, एक बार जब जाति को गिना और दर्ज किया जाने लगा तो इसने एक नया जीवन ले लिया और अधिक कठोर हो गई। पहली बार दलित जातियों की पहचान 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने जातियों और जनजातियों की सूचियां या अनुसूचियों को मान्यता दी। फिर पश्चिमीकरण और कल्याणकारी उपायों से प्रभावों को निचली जातियों की स्थिति सुधार हुआ है, जैसे सामाजिक सुधार, जाति विरोधी आंदोलन। फिर मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन के वर्णन कीजिए। किसका करना है? मीणा जनजाति। तो मुख्य सामाजिक परंपराएं जैसे नाता परंपरा, विवाहित या विधुर पुरुषों और विधवा तलाकशुदा महिलाओं को बिना विवाह के एक साथ रहने की अनुमति देता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो नाता विवाह, विवाहित और विधुर पुरुषों और विवाहित या विधुर पुरुष विधवा तलाकशुदा महिलाओं को बिना विवाह के एक साथ रहने की अनुमति देते हैं। फिर मौसर, मृत्यु के बाद दावत, ठीक है। फिर गुदवाना, तो शरीर के हिस्सों पर नाम, छवि, टैटू गुदवाना। फिर झगड़ा रकम, मुआवजे से झगड़े सुलझाना। तो झगड़ा रकम क्या है? मुआवजे से झगड़े सुलझाना। छेड़ा फाड़ना एक प्रकार का तलाक है। महत्वपूर्ण सामाजिक परंपराएं हैं, तो कौन कौन सी हैं सामाजिक परंपराएं इनमें मीणाओं में? नाता विवाह, मौसर, गुदवाना, छेड़ा फाड़ना और झगड़ा रकम। तो नाता विवाह, मौसर, गुदवाना, झगड़ा रकम, छेड़ा फाड़ना।
फिर मीणाओं के समाज में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह रीति रिवाज, विवाह आदि से संबंधित सामाजिक विवादों का निपटारा करती है। इसके मुखिया को पटेल कहा जाता है। मीणा जाति के प्रमुख मेले सवाई माधोपुर के महावीर जी, गणेश जी, सीकर के रेवासा में जीर्ण माता के मंदिर में आयोजित किए जाते हैं। तो महावीर जी के सवाई माधोपुर के महावीर जी, गणेश जी तथा सीकर के रेवासा में जीर्ण माता के मंदिरों में आयोजित। मीणा के लोक देवता भुज देवता हैं। वे भूरिया बाबा के नाम पर शपथ लेते हैं। मीन पुराण के अनुसार मुनि मगन सागर को मीणाओं का प्राथमिक संत माना जाता है। तो मीन पुराण के अनुसार मुनि मगन सागर को मीणाओं का प्राथमिक संत। इनके आहार में शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन शामिल है और ये शराब ताड़ी भी पीते हैं। वर्तमान मीणा समाज में शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ है। इस समुदाय के लोग प्रशासनिक, शैक्षणिक, पुलिस और सेना की नौकरियों और अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं। तो ये हो गया कौन सा मीणा समाज। मीणा समाज को हटा देते हैं, अगले पे चलते हैं। फिर यार यहाँ पे मेरे को एक सेकेंड, धार्मिक सांस्कृतिकरण से क्या अभिप्राय है। धार्मिक सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति या जनजाति, क्षेत्रीय, वैश्य, प्रभु जाति के खान पान, रीति रिवाज और कर्मकांड, विश्वास, भाषा, साहित्य को ग्रहण करती है। उदाहरण, धार्मिक सांस्कृतिकरण के बाद निम्न जाति और जनजातियों द्वारा ब्राह्मण की तरफ पवित्र धागा पहना जाता है। नियमित रूप से मंदिर में आरती भजन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। फिर राधा कमल मुखर्जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनकी पुस्तकों के नाम लिखिए। तो राधा कमल मुखर्जी, समाजशास्त्र के विकास में राधा कमल मुखर्जी का योगदान उल्लेखनीय है। इनका जन्म बंगाल में 1889 में हुआ था और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं। इन्हीं आदर्शों के आधार पर समाज का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इन्हीं मूल्य को समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्य माना है। जैसे कि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि आधुनिक भारतीय संस्कृति, मैन एंड हिज हैबिटेशन। तो मैन एंड हिज हैबिटेशन, आधुनिक भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय समाजशास्त्र, फिर द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, फिर भारतीय श्रमिक वर्ग। तो प्रमुख पुस्तक है आधुनिक भारतीय संस्कृति, मैन एंड हिज हैबिटेशन, क्षेत्रीय समाजशास्त्र, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू और भारतीय श्रमिक वर्ग। फिर वर्ग व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव बताइए। वर्ग व्यवस्था एक आर्थिक अवधारणा है जो सर्वव्यापी है, हर समाज में पाई जाती है। जातीय समानता, लैंगिकता असमानता में कमी, आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा, आधुनिकीकरण की जड़ें गहरी करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा, लोकतंत्र को जीवंत बनावा। फिर वैश्वीकरण के समाज व संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। तो वैश्वीकरण सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो पहला है, वैश्वीकरण के द्वारा नवीन संस्कृति को बढ़ावा मिला है जिससे सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन मिला है। दूसरा, इसके द्वारा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ है। तीसरा, इससे समाज में स्वतंत्रता के मूल्य को प्रोत्साहन मिला है जिससे मनुष्य के अधिकारों को बढ़ावा मिला है। फिर बाल विवाह को रोकने के लिए 4 उपाय। तो कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना, कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, हानिकारक सांस्कृतिक मानदंडों को बदलना, सामुदायिक कार्यक्रमों को समर्थन देना और शिक्षा विस्तार के बारे में जागरूकता सृजन करना, महिला सशक्तिकरण, अधिक आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना। फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का संक्षिप्त परिचय कीजिए। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के अनुसार किसी महिला के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों या दोनों द्वारा दहेज की मांग कर शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न, क्रूरता की जाती है तो दोष सिद्धि पर 3 साल तक का कारावास, यानी कि दहेज के लिए मारपीट करोगे तो 3 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है। फिर उत्तेजक मादक पदार्थ पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तेजक मादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील बनाते हैं, थकान और आलस दूर करते हैं, व्यक्ति की मानसिकता बदलते हैं। अचानक सेवन बंद करने पर मानसिक बीमारी, अवसाद और आत्महत्या का कारण
बढ़ा देते हैं। उदाहरण कैफीन, कोकीन और एम्फेटेमाइन आदि। तो भाई अचानक सेवन बंद नहीं करना है, छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़ना है। फिर है दिव्यांगों से संबंध संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो अनुच्छेद 41 में राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमताओं के मामलों में विकास के लिए सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान बना सकता है। फिर 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में विकलांग और बेरोजगारों की राहत का विषय सम्मिलित है। तो 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में है, पर अनुच्छेद 41 में है दिव्यांगों के लिए क्या प्रावधान। फिर है पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के निर्धारण हेतु मानदंड बताइए। तो भारत सरकार विशेष कमजोर जनजातीय समूह की पहचान के लिए निम्नलिखित मानदंड का पालन करती है। पहला, प्रौद्योगिकी और कृषि पूर्व स्तर। तो प्रौद्योगिकी का कृषि पूर्व स्तर, तो जो प्रौद्योगिकी है वो कृषि से पहले के स्तर पे है, ठीक है। प्रौद्योगिकी का कृषि पूर्व स्तर है। फिर साक्षरता का निम्न स्तर है, साक्षरता बहुत कम है। आर्थिक पिछड़ापन है और घटती या स्थिर जनसंख्या है, तो जनसंख्या भी इनकी कम हो रही है अब या फिर स्थिर है। फिर भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रशासनिक कारण कौन से होते हैं? तो नौकरशाही का राजनीतिकरण, असफल प्रशासनिक सुधार, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी, औपनिवेशिक नौकरशाही और पारदर्शिता का अभाव। फिर पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति ने भारत ने सामाजिक धार्मिक सुधार में योगदान दिया है। तो एम एन श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का संदर्भ भारतीय समाज और संस्कृति में 150 वर्ष के औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप हुए बदलाव, ठीक है। फिर पश्चिमीकरण के कारण सुधार कौन कौन से हुए हैं? तो जाति आधारित भेदभाव कम हुए हैं, जैसे अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन। दूसरा, समाज में समानता स्वतंत्रता मूल्य स्थापित, ठीक है। फिर तीसरा, सामाजिक बुराइयां कम, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह। और चौथा हुआ है औपचारिक मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत। तो औपचारिक मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत, तो ये तो है सामाजिक सुधार। फिर धार्मिक सुधार में धार्मिक तार्किकता, मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा। फिर आधुनिक भारत में विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन हुए, जिसके कारण जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज। फिर संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों को पर लेख लिखिए। तो संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने वाले कारण, पहला है भारत की प्राचीन व आधुनिक राजनीति व्यवस्थाओं ने संस्कृतिकरण की क्रिया को बढ़ाया है। संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं यातायात एवं जनसंचार। इनके विकास के कारण सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप निम्न और उच्च जातियों के बीच विचारों का आदान प्रदान। फिर आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार द्वारा पिछड़ी जातियों का उत्थान हुआ, जिससे वे जीवन के स्तर को उच्च जातियों के अनुरूप बनाने लगी। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन, तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण आंदोलन ने निम्न जातियों के बीच परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। फिर है नगरीकरण, इसके द्वारा शहरों में जनजातीय भेदभाव में कमी आई है। उच्च जाति एवं प्रभुत्व संपन्न जातियों का निम्न जातियों पर नियंत्रण शिथिल हुआ है। तो नियंत्रण कम हो गया है, किसके कारण? नगरीकरण के कारण। सामाजिक आंदोलन थे, आर्थिक कारणों से अब वो अमीर होने लगे हैं, तो अच्छी जीवन शैली जीने लगे हैं, और यातायात के संचार के द्वारा उनकी विचारों का आदान प्रदान, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर जाति व्यवस्था के अवगुणों को रेखांकित कीजिए। तो जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार है इरावती कर्वे के अनुसार। अगर हमें भारतीय संस्कृति को समझना है तो जाति और धर्म का अध्ययन करना आवश्यक है। हालांकि जाति व्यवस्था में कुछ अवगुण भी परिलक्षित होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो इरावती कर्वे ने बोला था, कौन ने? इरावती कर्वे ने। फिर अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, मूल्य ऐसे नहीं है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के विरुद्ध है। फिर है विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को जन्म देती है। इस व्यवस्था के द्वारा जातिवाद की भावना, बाल विवाह, दहेज, अस्पृश्यता का जन्म। फिर जातीय हिंसा, नक्सलवाद को जन्म दिया है। और बाधक है किसमें? राष्ट्रीय एकता में, आर्थिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में, व्यक्तिगत विकास में और सामाजिक प्रगति में। फिर भ्रष्टाचार किसी भी राष्ट्र को एक समग्र रूप से प्रभावित करता है। विवेचना, तो राजनीतिक दुष्प्रभाव कैसे?
राष्ट्र को हानि, प्रशासनिक संस्थाओं, लोकतंत्र के प्रति अविश्वास, सेवाओं की गुणवत्ताओं में कमी, राजनीतिक अपराधीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब। फिर प्रशासनिक प्रभाव क्या है? प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि, लाल फीताशाही, प्रशासनिक कुशलता में कमी। फिर है सामाजिक प्रभाव, सामाजिक असमानता का बढ़ना, सामाजिक असंतोष में वृद्धि। फिर है लोक कल्याण में कमी और सामाजिक न्याय में कमी। फिर आर्थिक प्रभाव, सरकारी कोष को हानि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, विकास प्रक्रिया में बाधा, आर्थिक असमानता को बढ़ाना, काले धन में वृद्धि। फिर अन्य दुष्प्रभाव जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, तस्करी में वृद्धि, अपराधों को प्रोत्साहन, पर्यावरण को नुकसान। फिर भारतीय समाज पर पंथ निरपेक्षता के प्रभावों को पर लेख लिखिए। तो पंथ निरपेक्षता एक विचारधारा है जो वैज्ञानिक स्वभाव और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। एम.एस. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में अनेक परिवर्तनों की चर्चा की है। तो कौन सी बुक में? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में। तो भारतीय समाज में पंथ निरपेक्षता के प्रभाव, धर्मनिरपेक्षता ने सामाजिक विचारों को फिर से समझाया है, तर्कसंगत ज्ञान का महत्व बढ़ा है, तर्क के आधार पर धार्मिक व्याख्याओं का मूल्यांकन होने लगा है। फिर है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा ने पवित्रता, प्रदूषण की धारणा को बदल दिया है, धन, शक्ति, अधिकार प्राप्त करने की उम्मीदें मजबूत हुई, जिसने जातिगत भेदभाव को कमजोर कर दिया। फिर धर्मनिरपेक्षता ने व्यक्ति के संकीर्ण मानसिकता को विस्तृत किया, लोक विश्वास अलौकिक सत्ता से सार्वभौमिकता की ओर विकसित हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि वह भक्ति और आस्था की भावना में पूरी तरह से विलुप्त हो गई, अब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता इंसान से होता हुआ बन गया। तार्किक चेतना विकसित हुई और धार्मिक दान सीमित हुआ। यही कारण है कि लोगों ने शिक्षण संस्थाओं, आश्रम, अस्पतालों और समाज सेवा संगठनों को अधिक से अधिक दान देना शुरू किया। धर्मनिरपेक्षता के परिणाम से देश की ग्रामीण व्यवस्था भी प्रभावित हुई। प्रधान वर्ग को पंच मानने की सदियों पुरानी परंपरा कमजोर हो गई। श्रीनिवास ने कहा कि ग्रामीण समुदाय में राजनीतिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार किन कृत्यों को अपराध माना गया है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, एक वयस्क पुरुष द्वारा एक बाल पत्नी से विवाह करना, बाल विवाह में किसी प्रकार की भागीदारी करना। फिर है बाल विवाह में सहयोग करना, बाल विवाह की अनुमति देना या प्रोत्साहित करना या रोकने में विफल होना, माता पिता या अभिभावक के रूप में है ये। फिर सजा 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना। फिर भारतीय समाज में व्याप्त कुछ प्रथाओं की अतिवादिता दहेज के लिए उत्तरदायी कारक है। तो प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विभिन्न प्रथाएं व्याप्त हैं, जिसमें दहेज को सामाजिक कुरीति के बजाय समाज का अभिन्न अंग माना है। जिसमें परंपरागत प्रतिसत्तात्मक समाज में लड़की को उत्तराधिकार में संपत्ति अधिकार न होने के कारण दहेज दिया जाता था। फिर समाज में कृषि जोतों के विभाजन को रोकने हेतु दहेज प्रथा को प्रोत्साहन। फिर उत्तर भारत में दहेज को उपहार, मुआवजा, कन्यादान और दक्षिण भारत में वधु मूल्य स्त्री धन देने की प्रथा। दहेज का दुष्चक्र प्राचीन समाज से ही है। दहेज लेना, दहेज देना एक अनिवार्य प्रथा बन गई है। फिर बुजुर्गों से संबंध, सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। औद्योगिकरण, शहरीकरण, तकनीकी परिवर्तन, शिक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव में भारतीय समाज तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। फिर समाज परंपरागत मूल्यों, संस्थागत क्षरण और अनुकूलन की प्रक्रिया में है। इसके परिणाम स्वरूप पीढ़ीगत संबंध कमजोर हो रहे हैं, जो परंपरागत परिवार की पहचान थे। बच्चों द्वारा अपने वृद्ध माता पिता के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। सेवानिवृत्ति के कारण अकेलेपन की समस्या, बुजुर्गों में शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारी, अलगाव की भावना, पीढ़ीगत अंतराल और कम डिजिटल साक्षरता। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले 5.3 पुरुष और 1.7 महिलाएं कंप्यूटर चला सकते हैं। फिर दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के हेतु अधिकार अधिनियम 2016 पर लघु लेख लिखिए। तो यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों अधिनियम 1995 की जगह प्रतिस्थापित किया गया। नया अधिनियम हमारे कानून को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप लाएगा, जिसमें भारत एक हस्ताक्षर करता है।
दिव्यांगता के 7 प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। यह दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% से 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से 5% तक का आरक्षण को बढ़ाता है। 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार। सुगम्य भारत अभियान के साथ साथ निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक भवनों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा। यह बल यह बिल दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों और नए कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है। जनजाति कल्याण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कोई 5 योजनाएं, तो इसमें अपन ने देख चुके थे। वैसे तो वापस देखें क्या? अब नहीं कर देखूंगा, मैं आगे जाऊंगा। फिर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान बताइए। तो 3 तलाक, तिलाके बिद्दत अर्थात एक बार में एक साथ 3 तलाक बोलना बोलकर तलाक देना गैर कानूनी। फिर 3 तलाक संज्ञेय अपराध है, बिना वारंट गिरफ्तारी संभव। पीड़िता उसके रक्त संबंधी या विवाह संबंधी केस दर्ज करवा सकते हैं, रक्त संबंधी या विवाह संबंधी। फिर आपसी समझौते से केस वापस लिया जा सकता है। मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा 3 तलाक अवैध होगा। मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा तो अवैध है, ये तो 3 तलाक अवैध है भाई। फिर पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है और पीड़िता मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी होगी। आरोपी पति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। फिर लौकिकीकरण के आवश्यक मूल तत्वों को नामांकित कीजिए। तो वैज्ञानिक और तर्कसंगत स्वभाव, धार्मिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक तटस्थता एवं सर्वधर्म संभाव सहिष्णुता। बाल विवाह बचपन के लिए अभिशाप है। एक बच्चे के रूप में विवाहित है, उसके स्कूल से बाहर होने, पैसे कमाने हेतु मजदूरी करने और समुदाय में योगदान न करने की अधिक संभावना है। घरेलू हिंसा का अनुभव होने और घरेलू हिंसा का अनुभव होने, एचआईवी एड्स से संक्रमित होने की अधिक संभावना है। जब भी वह अभी एक बच्ची है तो उसके बच्चे होने की अधिक संभावना है। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण उसके मरने की संभावना भी अधिक होती है। तो मैं वापस पढ़ता हूँ। बाल विवाह बचपन के लिए अभिशाप है। एक बच्चा जो एक बच्चे के रूप में विवाहित है, उसके स्कूल से बाहर होने, पैसे कमाने हेतु मजदूरी करने और समुदाय में योगदान न करने की अधिक संभावना है। उसे घरेलू हिंसा का अनुभव होने और एचआईवी एड्स से संक्रमित होने की अधिक संभावना है। जब वह अभी भी एक बच्ची है तो उसके बच्चे होने की अधिक संभावना है और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण उसके मरने की भी अधिक संभावनाएं होती हैं। फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के आधार बताइए। तो आधार हैं व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्मांतरण, मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, यौन रोग, अवैध संबंध आदि। फिर संदर्भ समूह क्या है? ऐसा समूह जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है लेकिन बनना चाहता है, संदर्भ समूह कहलाता है। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है? तो बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक जीवित उपकरण प्रदान किए जाते हैं जो कम दृष्टि, श्रव्य हानि, दांतों की हानि, चलन अक्षमता से पीड़ित हैं। तो किसके? बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक। फिर है लाभार्थियों को सहायक उपकरण जैसे चलने की छड़ी, वैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम डेंचर और चश्मा प्रदान किए जाते हैं। फिर संस्कृतिकरण अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
तो यह एक सीमित अवधारणा है। यह अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं है। फिर यह केवल सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता की व्याख्या करती है, और वह भी बहुत सीमित तरीके से। यह एक प्रक्रिया है जो लघु परंपरा तक ही सीमित है, और आज सत्ता अधिग्रहण और राजनीतिक भागीदारी सांस्कृतिक स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर सांस्कृतिकरण से अंतर वर्गीय शत्रुता हो सकती है। प्रभुत्वशाली जाति निम्न जाति के समूह को अपने साथ तक नहीं पहुंचने देती। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद संस्कृतिकरण की अवधारणा को पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि यह अवधारणा भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने, विशेष रूप से विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता को व्यापक रूप से समझने में मददगार रही है। हालांकि भारतीय संस्कृति के जटिल पैटर्न को समझने में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बहुत मददगार है। फिर है मादक पदार्थों की लत से निपटने हेतु सरकार की पहलों की विवेचना। तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985 यह किसी व्यक्ति को किसी भी मादक दवा या साइकोट्रोपिक पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, उपभोग करने से रोकता है। फिर सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित नशा मुक्त भारत अभियान। तो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित। तो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम यानी मतलब समुदाय के पास जाना और वहां पे फिर नशा मुक्त अभियान के बारे में चर्चा करना। ठीक है। फिर 2016 में नार्को समन्वय केंद्र यानी एनकॉड का गठन किया गया, जो नारकोटिक नियंत्रण के लिए राज्य को वित्तीय सहायता की योजना को पुनर्जीवित किया गया। तो नारकोटिक नियंत्रण के लिए राज्य को वित्तीय सहायता देता है कौन? एनकोड। तो नार्को समन्वय केंद्र। फिर है एक नया सॉफ्टवेयर यानी जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली, सिम्स। तो जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली जो नशीली दवाओं और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा। फिर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कोष नामक कोष का गठन। फिर नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रुझानों को मापने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट सनराइज उत्तर पूर्वी भारत में HIV प्रसार से निपटने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, 2016 में। फिर अगला क्वेश्चन है विपणन के आगे। तो एक सेकेंड। फिर है अगला क्वेश्चन है प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं? तो MN श्रीनिवास के अनुसार वे जातियां जो संख्या में अधिक हो, उनके पास आर्थिक शक्ति हो, उनकी आय के स्रोत शहरी या बाह्य हो, प्रभु जाति कहलाती हैं। जैसे गुजरात में पाटीदार, पटेल, महाराष्ट्र मराठा में केरल नायर जाति। फिर तलाक बढ़ने के किन्हीं दो कारण। तो शिक्षा के प्रसार, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा, संयुक्त परिवार के विघटन, पितृसत्तात्मक मानसिकता, पश्चिमीकरण की अवधारणा तथा कानूनी प्रोत्साहन इत्यादि। फिर पश्चिमीकरण को एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा कितनी बार पश्चिमीकरण पढ़ लिया। फिर पंथ निरपेक्षता के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा तर्क पर आधारित स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता से संबंधित है। इसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख होने के बावजूद भी यह विचारधारा चुनौतियों का सामना कर रही है, जो कि इस प्रकार है। धर्म व राजनीति के गठजोड़ द्वारा धार्मिक आधार पर मतों के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया। फिर सांप्रदायिक राजनीति ने पंथ निरपेक्षता के आधारभूत मूल्य को क्षति पहुंचाई है। कट्टरपंथ के प्रसार ने समाज के कुछ तत्वों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है, जिसमें मॉब लिंचिंग, दंगे जैसी घटनाओं को देखा जा सकता है। बढ़ते रूढ़िवाद व कट्टरपंथ ने धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया है, जिसने पंथ निरपेक्षता पर विपरीत प्रभाव डाला है। समाज पर आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी पंथ निरपेक्षता का विपरीत प्रभाव डालता है। फिर उपयुक्त के अतिरिक्त यदि समाज कम शिक्षित है, कम तार्किक है, तो भी पंथ निरपेक्षता के मूल्यों समाज में स्थापित नहीं हो सकते।
भारत में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा पश्चिम के पंथ निरपेक्षता की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? पश्चिम में धर्म व राज्य अपने अपने क्षेत्र में पृथक हैं, जबकि भारत में राज्य धर्म से असंबद्ध है या तटस्थ नहीं, बल्कि धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। पश्चिम में ना ही धर्म है ना ही राज्य एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, जबकि भारत में राज्य धर्म कानूनी दायरे में रहकर एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं। फिर पुनः संस्कृतिकरण, तो जब कोई व्यक्ति या समूह आधुनिक संस्कृति को अपनाने के बाद पुनः अपनी मूल संस्कृति की जीवन शैली को अपनाता है, तो पुनः संस्कृतिकरण। जातिवाद की संकल्पना वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से कैसे विपरीत है? जातिवाद की संकल्पना में व्यक्ति अपनी ही जाति के हितों को सर्वोपरि मानता है, अन्य जातियों के हितों की अवहेलना करता है। अतः जातिवाद स्वार्थपूर्ण भावना से ओतप्रोत है। इसलिए जातिवाद को वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के विपरीत माना जाता है। वर्ग एक मुक्त अवधारणा है। तो मैं नहीं बात कर रहा वर्ग की, इतनी देर से वर्ग पढ़ लिया। वर्ग चेतना से आप क्या समझते हैं? अपने वर्ग के हितों के प्रति जागरूकता और परस्पर संगठित होकर अपने वर्ग के हितों की रक्षा करने के भाव को ही वर्ग चेतना कहते हैं। फिर है अनुसूचित जनजातियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अनुच्छेदों का उल्लेख कीजिए। तो है 15(4), 16(4), 17 और 46। फिर है अनुच्छेद 330, 332, 338। फिर भ्रष्टाचार के प्रशासनिक कारण कौन कौन से हैं? तो भ्रष्टाचार के प्रशासनिक कारण है नौकरशाही का राजनीतिकरण, औपनिवेशिक नौकरशाही, असफल प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक विकास में कमी, अपारदर्शिता और विवेकाधिकार, फिर न्यायिक विफलताएं तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी। फिर बुजुर्गों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं को उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। तो इंदिरा गांधी की है एक तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था, फिर एक राष्ट्रीय वयोश्री, फिर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री वय वंदना और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। फिर वैश्वीकरण के प्रमुख मानदंडों की चर्चा कीजिए। तो देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करके वस्तु के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। दूसरा, देशों के बीच पूंजी के मुक्त प्रवाह के लिए वातावरण बनाता। और तीसरा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मुक्त प्रवाह की अनुमति देना। तो देशों के मध्य श्रम के मुक्त आवागमन के लिए वातावरण। तो चार चीजें, मुक्त प्रवाह हो किसका? वस्तुओं का। दूसरा, पूंजी के मुक्त प्रवाह। और तीसरा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मुक्त प्रवाह। और चौथा, श्रम के मुक्त आवागमन। फिर ग्लोबलाइजेशन और ग्लोकलाइजेशन, तो वैश्वीकरण से तात्पर्य अंतर संबंध बढ़ाने की प्रक्रिया और वस्तुओं, सेवाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से देशों के बीच परस्पर निर्भरता। फिर है ग्लोकलाइजेशन से तात्पर्य वैश्विक उत्पादों और रणनीतियों को स्थानीय बाजारों और संस्कृतियों के अनुरूप बनाना। फिर बाल विवाह अधिनियम के साथ साथ अनैतिक भी है, व्याख्या करें। तो अभी देख लिया था यार अनैतिक कैसे है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। फिर है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जनजातियों को प्राप्त अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो जनजाति द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार, फिर लघु वन उत्पादों के उपयोग का अधिकार, अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन पर पुनर्वास का अधिकार और वन प्रबंधन का अधिकार। तो वन प्रबंधन कर सकते हैं, पुनर्वास का अधिकार है, उपयोग का अधिकार है वन उपजों का, लघु वन उत्पादों का और भूमि पर स्वामित्व। फिर नेतृत्व, तो ये तो कुछ अलग आ गया। फिर है जाति की अवधारणा के संदर्भ एक कमजोर हो रही है तो दूसरे संदर्भ में मजबूत, तो स्पष्ट कीजिए। तो जाति एक ऐसा व्यवसाय है, सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म आधारित है, जिसमें खान पान, विवाह, व्यवसाय, सेवा संबंधी प्रतिबंध लागू। जाति की व्यवस्था कमजोर कैसे हो रही है? अंतर जातीय विवाह, फिर पेशागत स्वतंत्रता, सामाजिक सेवा, खान पान के संदर्भ में परिवर्तन, छुआछूत में कमी, जाति के बजाय व्यक्ति के गुण और कार्य को महत्व दिया जाने लगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार और नगरीकरण। तो नगरीकरण हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है शिक्षा का, फिर गुण को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है, छुआछूत में कमी आई है, सामाजिक सहवास और खान पान के संदर्भ में परिवर्तन आ गए हैं, पेशागत स्वतंत्रताएं हैं और अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। फिर मजबूत कैसे हुई है? तो जाति व राजनीतिक गठजोड़ बहुत मजबूत हो रहा है। विवाह में जाति अभी भी प्राथमिक है। विभिन्न जातियां अपने प्राचीन नायकों को खोजकर उनको गौरवान्वित कर अपनी जाति की श्रेष्ठता स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी मिहिर, भोज, तो गुर्जर और ये कौन से लड़ रहे थे, ये जो भी है यार जाट लोग ये लड़ रहे थे, ठीक है। फिर
समाज में जाति आधारित आरक्षण की भावना प्रबल हो रही है और कई जातिवाद संगठन अस्तित्व में आए हैं जो जातिवाद की भावना को बढ़ा रहे हैं। फिर संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए इसकी समाजशास्त्रीय पूर्व दशाओं का स्पष्ट कीजिए। तो समाजशास्त्री पूर्व दशाओं को स्पष्ट कर लेते हैं। चलो संस्कृतिकरण पढ़ लेते हैं। श्रीनिवास के अनुसार ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति, अन्य समूह किसी उच्च प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को बदलता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। समाजशास्त्रीय पूर्व दशाएं कौन सी है? वह जातीय समूह जिसके रीति रिवाज, जीवन शैली को अपनाया जा रहा है, वह आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हो। तो पहले कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होना चाहिए जो आदमी को अपना रहे हैं। फिर दूसरा कहता है वह जाति, जनजाति, अन्य समूह जो कि संस्कृतिकरण को अपनाने का प्रयास कर रहा है, वह अपना सामाजिक ऊंचा करने की प्रेरणा रखता हो। तो उसमें प्रेरणा होनी चाहिए रखने की, ठीक है, तभी वो कर पाएगा। फिर सांस्कृतिकरण द्वारा अपना स्तर ऊंचा करने वाली जाति समूह किसी उच्च जाति के समीप रहता है और राजनीतिक दृष्टिकोण में भी जागरूक है, तो वो उच्च जाति के समीप रहना चाहिए, ठीक है। फिर लौकिकीकरण क्या है? तो लौकिकीकरण पंथ निरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, घटनाओं व मानव व्यवहार की व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से न करके तार्किकता, वैज्ञानिकता के आधार पर की जाती है। लौकिकीकरण का धर्म पर प्रभाव क्या है कि धर्म के प्रभाव में कमी आई है, आस्था व विश्वास के स्थान पर तर्क व बुद्धि की महत्ता बढ़ी है। धर्म में आत्मनिष्ठ भावुक व्याख्या करते हैं, जबकि लौकिकीकरण में वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला है। घटनाओं की उद्देश्य परक व्याख्या के स्थान पर कारण परक व्याख्या को बढ़ावा मिला है, तो कारण परक व्याख्या होने लगी है। पारलौकिकता के स्थान पर अलौकिकता को बल मिला है। धार्मिक व्यक्तियों की प्रतिष्ठा में कमी आई है। फिर सांस्कृतिक और पश्चिमीकरण के प्रमुख बिंदुवार अंतर। तो सांस्कृतिकरण एक आंतरिक प्रक्रिया है जो भारतीय समाज में प्राचीन काल से होती आई है। पश्चिमीकरण एक बाह्य प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ मुख्यतः अंग्रेजी शासन काल में हुआ। फिर धार्मिक भारतीय समाज के विशिष्ट अंग अर्थात निम्न जाति अथवा जनजाति तक सीमित है। कौन सी? सांस्कृतिकरण। पर पश्चिमीकरण लौकिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है और ये अपने निम्न जाति और जनजाति में नहीं देखने को मिलती। फिर है इसका संबंध भारतीय समाज के विशिष्ट, ये तो देख लिया अपन ने। सांस्कृतिकरण के आदर्श सभी जगह एक समान नहीं होते। सारे समाज में पश्चिमीकरण के आदर्श एक समान होते हैं। फिर सांस्कृतिकरण के कारण जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है, पश्चिमीकरण के कारण जाति की गतिशीलता में परिवर्तन नहीं होता। फिर है राज्य की जनजातियों का पिछड़ापन उनके सामाजिक समावेश में बाधक है। तो कैसे हैं? तो सामाजिक पिछड़े वंचित कमजोर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया को सामाजिक समावेशन कहा जाता है। जनजातियों का अत्यधिक पिछड़ापन उनके सामाजिक समावेशन में बाधक है क्योंकि जनजातियां गरीबी, शोषण, भोलेपन के कारण आदिवासी आबादी का शोषण किया जाता है, उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में धकेल दिया जाता है। भारत में 52% एसटी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। स्वास्थ्य गरीबी, पर्याप्त पेयजल की कमी, फिर अस्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा की कमी, अंधविश्वास व वनों की कटाई के कारण मलेरिया, पोषकों की कमी, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से पीड़ित है। फिर कारण क्या है? विद्यालय छोड़ने की दर व शिशु मृत्यु दर उच्च होना, बेरोजगारी की दर भी जनजातियों में सर्वाधिक, लघु वन उपजों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण सीमित आजीविका स्रोत हैं और जनजातीय समस्याएं उनके सामाजिक समावेशन में बाधक बनी हुई है। तो उपयुक्त जनजातीय समस्याएं, तो विद्यालय छोड़ने की दर, शिशु दर बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, लघु उपजों पे उनकी निर्भरता है, ठीक है। तो वर्ग विकास के साथ समाज की किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो वर्ग के विकास के साथ समाज किन किन चुनौतियों का, तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को। तो वर्ग एक खुली प्रणाली है, ठीक है, जन्मजात नहीं होती, विवाह, सहवास, खान पान संबंधी प्रतिबंध नहीं होते। वर्ग का प्रमुख आधार शिक्षा, आय, व्यवसाय होता है। कुछ भी बोलो, सम्यक के टेस्ट मस्त होते हैं। तो दिशाहीन पश्चिमीकरण को बढ़ावा मिला है, ठीक है। फिर बेरोजगारी व असतत विकास को बढ़ावा मिला है। फिर देखो दिशाहीन पश्चिमीकरण को तो मिला ही है, फिर बेरोजगारी व असतत विकास को भी बढ़ावा मिला है। किसको? बेरोजगारी को, असतत विकास हो रहा है भाई। फिर है सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी है। फिर वर्ग जरूरत को लालच में, इच्छा को आर्थिक इच्छा में और मानव को आर्थिक मानव बना रहा है, ठीक है। फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है,
भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा दिया है, डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दिया है, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावादी मूल्य को बढ़ावा मिला है, जो कि नैतिक पतन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर पर्यावरण संकट को बढ़ावा मिला है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रमुख प्रावधानों का बिंदुवार। तो 2016 अधिनियम पारित किया गया, जिसके निम्न प्रावधान हैं। क्या है देख लेते हैं। निष्पक्षताओं को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। यह लोगों के सरकारी नौकरियों में 3 से 4 और उच्च शिक्षा संस्थाओं में 3 से 5 तक आरक्षण की मात्रा को बढ़ाता है। 6 से 18 वर्ष की आयु के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। सुगम्य भारत अभियान के शासन निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक भवनों में पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। तो किसमें? सुगम्य भारत के शासन निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक भवनों में पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा। फिर विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों और नए अपराधों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है। फिर पश्चिमीकरण पर पड़ रहे प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो पश्चिमीकरण के समाज पर पड़ रहे प्रभाव, तो इस पे कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, देख लेते हैं। तो पश्चिमीकरण प्रक्रिया है जब पश्चिमीकरण संस्कृति, पश्चिमी मूल्य, पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी जीवन शैली को अपनाता है। पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? समाज में जातिगत भेदभाव कम हुए हैं तथा सामाजिक बुराइयां कम हुई हैं, जैसे सती, बाल विवाह आदि। समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्य स्थापित हुए हैं। कानून का शासन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया है। औद्योगिकरण, नागरीकरण को बढ़ावा मिला है, तकनीक को बढ़ावा मिला है। फिर इससे क्या है? धर्म में तार्किकता, लौकिकता आई है। अब पश्चिमीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो पश्चिमीकरण ने सांस्कृतिक विखंडन, सांस्कृतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को बढ़ाया है। पश्चिमीकरण ने व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन किया है। पश्चिमीकरण ने मानव को भौतिक बना दिया है, पर्यावरण को निम्नीकरण को प्रोत्साहन किया है। तो पर्यावरण निम्नीकरण को तो प्रोत्साहन किया है, मानव को भौतिकवाद बना दिया है। भौतिकवादी बना दिया है मतलब। फिर आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता के उदय और विकास के कारकों को समझाइए। तो अपने समुदाय के प्रति गहरा लाभ इस विचारधारा के रूप में वर्णित किया जाता है, जो जातीयता, धर्म, विश्वास, मूल्य आधार के आधार पर लोगों के समूह या समुदायों के बीच विभाजन को बताता है। फिर सांप्रदायिकता के उदय के कारण, ब्रिटिश साम्राज्य, फूट डालो, राजन करो की नीति, मनोवैज्ञानिक कारण, दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी के कारण अक्सर एक समुदाय दूसरे समुदाय के सदस्यों के खिलाफ उत्पीड़न, भय, खतरे की धारणा होती है, जो बदले में लड़ाई, घृणा, क्रोध में उत्पन्न हो जाती है। फिर असमान विकास, वर्ग विभाजन, गरीबी और बेरोजगारी आदमी में असुरक्षा को बढ़ावा देती है। तुष्टीकरण की राजनीति, समुदाय विशेष का अलगाव और आर्थिक पिछड़ापन, प्रशासनिक विफलता, कमजोर कानून व्यवस्था। फिर मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। लुई डुमा के अनुसार जाति की विशेषता होता है। तो लुई डुमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किकस जो भी है, हायरार्किकस, होमो हायरार्किकस में जाति व्यवस्था को पवित्रता और अपवित्रता का सार तत्व माना है। अंतर्विवाही, सशस्त्रण, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा, श्रम विभाजन। तो प्रमुख विशेषता क्या बताइए लुई डुमा ने जाति की? अंतर्विवाही, सशस्त्रण व्यवस्था, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा और श्रम विभाजन। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित विवाह के प्रकार बताइए। तो मोर बंदिया विवाह, ताड़ना विवाह और पहरावना विवाह और खेवड़ा विवाह और मेलोवो विवाह। तो मोर बंदिया विवाह, ताड़ना विवाह, पहरावना विवाह, मेलोवो विवाह और खेवड़ा विवाह। फिर संदर्भ समूह तो अपन ने देखा था, तो इसकी अवधारणा दी है रॉबर्ट ए मर्टन ने, और पुस्तक थी इसकी परिस्थिति का मनोविज्ञान। तो ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं है लेकिन सदस्य बनना चाहता है। तो किसने? रॉबर्ट ए मर्टन ने, और परिस्थिति का मनोविज्ञान। रॉबर्ट ए मर्टन और परिस्थिति का मनोविज्ञान। फिर
आदिम और जनजाति, आदिम या जनजाति समूह की प्रमुख सांस्कृतिक समस्याओं को उल्लेख कीजिए। तो भाषा संबंधी होती है, दूसरा सांस्कृतिक भिन्नता होती है, तीसरी होती है जनजाति कला कौशल के विघटन की समस्या। तो जनजातीय जो कला है और कौशल है उनको विघटन खत्म होने की समस्या है। फिर सांस्कृतिक परिरक्षण और संरक्षण संबंधी समस्या, तो उनकी संस्कृति का रक्षण कैसे करें और संरक्षण कैसे करें। तो सांस्कृतिक संस्थाओं के अस्तित्व की समस्या, तो सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के अस्तित्व की समस्या। फिर भ्रष्टाचार निवारक के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए 4 एक्टों का नाम लिखिए। तो राजस्थान गारंटी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट, तो राजस्थान गारंटी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। फिर राइट टू हियरिंग एक्ट 2012, स्पेशल कोर्ट एक्ट 2012, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2012। तो कौन कौन से? गारंटी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011, फिर राइट टू हियरिंग एक्ट 2012, स्पेशल कोर्ट एक्ट 2012 और ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट 2012। फिर जनजातीय पंचशील, तो अपन ने देखा था जनजातीय पंचशील वियरन जो भी था उसने दिया था, पर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जनजातियों के विकास के लिए एकीकरण को नीति के पक्षधर थे के लिए एकीकरण की नीति के पक्षधर थे। या आरक्षण व विकास की नीति है जिसमें, हाँ ये वेरियन और एल्विन ने दिया था, ठीक है, जिसमें आदिवासी समाज अपनी पृथक पहचान बनाए रखते हुए विकास में भागीदारी बन सकते हैं। तो ये अपने जवाहरलाल नेहरू जनजातियों के विकास के लिए एकीकरण की नीति के पक्षधर थे। यह है आरक्षण व विकास की नीति है जिसमें आदिवासी समाज अपनी पृथक पहचान बनाए रखते हुए विकास में भागीदार बन सकते हैं। वेरियर एल्विन की पुस्तक फिलॉसफी फॉर नेफा के प्राक कथन में नेहरू ने जनजातीय समुदाय विकास हेतु निम्न सिद्धांतों का उल्लेख किया है। फिर है जिसमें जनजाति लोगों का विकास बाहर से न थोपकर उनकी प्रकृति के अनुसार जनजाति समुदायों को अपनी कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भूमि और वन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में हमें हमें प्रति प्रशासन नहीं करके उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करना चाहिए। प्रशासन और विकास के लिए हमें उनके लोगों की टीम तैयार करके उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। फिर है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक समस्या एक आदर्श समाज की व्यवस्था स्थायित्व और संतुलन के लिए खतरा पैदा करती हैं। सामाजिक समस्याओं का निदान हेतु अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण, तो बहुकारकवादी दृष्टिकोण, समाज के सभी अंग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए किसी एक भाग में परिवर्तन अन्य भागों को प्रभावित करता है। उदाहरण बेरोजगारी जैसी समस्याएं का हल निर्धनता, अशिक्षा, जनसंख्या विस्फोट आदि में है। फिर पारस्परिक संबंधिता, तो है सामाजिक समस्याएं परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। इन समस्याओं के पीछे अनेक कारक होते हैं जो एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित होते हैं। उदाहरण जनसंख्या वृद्धि जैसे समस्या के मूल में अशिक्षा, बाल विवाह जैसे कारण होते हैं। तो पारस्परिक संबंधिता, बहुकारक वादी दृष्टिकोण। फिर है सापेक्षिता, तो सामाजिक समस्याओं का संबंध स्थल काल समाज से भी होता है। किसी भी एक समाज की समस्या अन्य समाज में नहीं हो सकती, अतः प्रत्येक सामाजिक समस्या का समाधान तात्कालिक दशाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। तो है सापेक्षिकता, पारस्परिक संबंधिता और बहुकारकवादी दृष्टिकोण। फिर जातिवाद की अवधारणा को परिभाषित, तो जातिवाद एक प्रकार की जाति की पहचान पर आधारित अभिवृत्ति और आक्रामक विचारधारा है जो किसी व्यक्ति के संदर्भ में अपनी समय जाति के पक्ष में नजर आती है। वर्तमान में जाति राजनीति दोनों में सह संबंध नजर आता है। भूमंडलीयकरण की अवधारणा, तो भूमंडलीकरण का तात्पर्य विभिन्न देशों के बाजार और उनमें बेचे जाने वाली सेवा व वस्तुओं का एकीकरण से है। अर्थात प्रक्रिया जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो जाती है। भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीति से प्रारंभ हुई, नई आर्थिक नीति से प्रारंभ। फिर सांप्रदायिकता के समन के लिए आपके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर, तो व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या प्रयास करेंगे? धार्मिक विचारों का सम्मान करेंगे, अपने और अन्य व्यक्तियों के धार्मिक विचारों का सम्मान करेंगे। समय के परिवार के सदस्यों के साथ साथ अन्य लोगों को भी सहिष्णुता की पालना की शिक्षा देंगे
और व्यक्तिगत स्तर पर भेदभाव और वंचन की भावनाएं खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो ग्रासिया समाज का सामाजिक संगठन क्या है? तो ग्रासिया जनजाति में परिवार प्रतिसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के आधार उनके गोत्र और अटक होते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के आधार तो उनके गोत्र और अटक होते हैं। विवाह के पश्चात लड़का अपने माता पिता से अलग रहता है तथा विवाह एक संविदा के रूप में माना जाता है। उसका आधार वधू मूल्य होता है। इसके घर कच्चे होते हैं और मृत्यु भोज में कहलाता है। तो विवाह तो संविदा है और संविदा का आधार क्या है? वधु मूल्य। और घर कच्चे होते हैं, मृत्यु भोज में कहलाता है। और युवक युवतियों की मिली जुली संस्था हेलेरू कहलाती है। तो युवक और युवतियों की एक संस्था होती है, उसको हेलेरू कहते हैं। फिर जाति व वर्ग में दो अंतर लिखिए। तो जनजाति जाति जन्म आधारित है, व्यवसाय निश्चित है। जाति वन व्यवस्था है। जाति बाहर के विवाह से संबंध पर कठोर नियंत्रण है। सदस्य प्रदत्त होती है। वर्ग में अर्जित करनी पड़ती है। किसी भी जाति धर्म में विवाह संबंध कर सकते हैं। वर्ग मुक्त अवस्था है। विभिन्न विभिन्न व्यवसाय हैं और व्यक्तिगत गुणों और आर्थिक गुणों पर आधारित है। फिर निर्धनता शमन के प्रयास के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेखित कीजिए। तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं द्वारा अपने पर निर्भर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं तथा अपने पर निर्भर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता, निर्धनता कहलाती है। भारत में निर्धनता शमन के लिए सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही गरीबी निवारण हेतु बहुआयामी कदम उठाए हैं, जिनमें पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत लक्षित परिवारों एवं समूहों को आवश्यक सहायता प्रदान करना, अनेक प्रकार के कौशल विकास एवं रोजगार सृजन योजनाओं का क्रियान्वयन, खाद्यान्न उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल हैं। वर्तमान में निर्धनता शमन के कार्यक्रम एवं योजनाओं में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, अंत्योदय, फिर जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, भूमि सुधार इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। फिर तलाक को परिभाषित करते हुए तलाक के कारणों को उल्लेखित कीजिए। तो न्यायिक रूप से विवाह विच्छेद को तलाक कहा जाता है, जो विवाह की असफलता का अंतिम परिणाम होता है। और इसके निम्न कारण है, जैसे आधुनिकीकरण के कारण नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आया है, जिससे विवाह परिवार का विघटन काफी तेज हुआ है। परिवर्तन की बढ़ती सहमति के कारण प्राथमिकताओं में बदलाव आया है और नारी मुक्ति ना आर्थिक स्वतंत्रता पश्चिमी प्रभाव को बढ़ावा मिला है, जिससे तलाक को अपराध बोध नहीं माना जाता। उच्च व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण परिवार की महत्ता गौण हो गई है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण छोटे परिवारों की वृद्धि होने के साथ साथ तलाक की वर्तमान सामाजिक मान्यता ने तलाक को बढ़ावा दिया है।